नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज बात करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के 10वें भाग की 10वें पाठ की। इस वीडियो में हमारे द्वारा चर्चा की जाएगी संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो हमें अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। और इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं आपके समता के अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की, शोषण के विरुद्ध अधिकार की और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की। ठीक, तो आज का वीडियो करते हैं शुरू। ठीक, इसमें चर्चा करेंगे हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की। तो चलिए बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं भी रहता हो, कि भैया आप चाहे जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, चाहे गुजरात में रह रहे हो, चाहे बंगाल में रह रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आपको अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति की, भैया आप जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जिस भाषा का प्रयोग आपके यहाँ किया जाता है, जिस संस्कृति को आप मानते हैं, संस्कृति पे आप चलते हैं, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार आपके पास है। ठीक, और दूसरा, किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। कि भैया आप चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी भाषा का उपयोग आप करते हो, आपको किसी भी जो राज्य से सहायता प्राप्त जो संस्थान है उसमें एडमिशन के लिए या उसमें आपके प्रवेश के लिए आपको इन आधारों पर रोका नहीं जाएगा। ठीक, अब ये जो पहली व्यवस्था की गई है यह एक समूह के अधिकारों का रक्षा करती है कि भैया हम समूह के अधिकारों की रक्षा करते हैं। ठीक, पहली व्यवस्था। और दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है कि भैया आप कहीं भी चले जाएं। ठीक, आप किसी भी राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में चले जाएं, आपको एडमिशन के लिए रोका नहीं जाएगा। आप किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और पहली व्यवस्था जो है वो बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार देती है कि भैया आपके समूह के अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। ठीक, अब अनुच्छेद 29 जो है वो धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है कि भैया इसमें दो प्रकार के अल्पसंख्यक शामिल है। कौन से? पहला धार्मिक अल्पसंख्यक की भैया जो धर्म के रूप में अल्पसंख्यक हैं कि भैया उनके जो धर्म के लोग हैं वो बहुत ही कम है। और दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक की भैया जो उनकी भाषा बोली जाती है वैसे लोग बहुत कम है। एक धर्म के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को माना जाता है। ठीक, उनको सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 29। और उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं है कि भैया जो है कि भैया उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि भैया सभी नागरिक समान माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया अल्पसंख्यक हैं तो आपको कुछ ज़्यादा अधिकार प्रदान किए जाएंगे, नहीं, आपको भी सबके समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अब उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि भैया आप अपनी भाषा की रक्षा के लिए, आपके पास भाषा के संरक्षण के लिए, कि भैया आप अपनी भाषा को बचाना चाहते हो, इसके लिए आपको आंदोलन करने का भी अधिकार दिया गया है कि भैया आप चाहें तो आंदोलन भी कर सकते हैं। नागरिकों के एक समूह की भाषा के संरक्षण के लिए जो राजनीतिक भाषण या वादे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करते हैं। कि भैया मान लीजिए मैं नेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, खैर मैं हूँ नहीं तो थोड़ी देर के लिए मैं भी खुश हो जाता हूँ कि मैं नेता हूँ, तो मैंने यदि जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मैं यदि बोलता हूँ अपने धर्म के लोगों से कि भैया यदि मैं जीत गया तो मैं आपकी अपनी भाषा का संरक्षण करूंगा, तो ये जो मैंने बोला ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन नहीं करेंगे। ठीक, समझ गए? अब चलते हैं अगले की ओर
कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, कि भैया उनको कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक या भाषाई, मैंने दो बताए ना आपको, धार्मिक या भाषाई को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। पहला, सभी अल्पसंख्यकों वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, कि भैया जो अल्पसंख्यक हैं चाहे तो वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं खोल सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित, मतलब जो अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित करे जाते हैं संस्थान, उनमें विभेद नहीं करेगा। राज्य जो सहायता दूसरे विश्वविद्यालयों को या दूसरे विद्यालयों को देगा, वही अल्पसंख्यकों के विद्यालय को या विश्वविद्यालय को भी देनी होगी। ठीक, अब बात करते हैं। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों, मतलब दोनों प्रकार के मैंने आपको अल्पसंख्यक बताए, कि सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं, कि मतलब आप ये समझें कि किसी अन्य अनुभाग के लिए, अन्य समूह के लिए है, तो ऐसा नहीं। हालांकि अल्पसंख्यक जो शब्द है ये संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए, अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान किया गया है, कि भैया जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक, अब अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता प्राप्त संस्थाएं, कि भैया इन्होंने सिर्फ राज्य से सहायता ली है और राज्य से ही इनको मान्यता प्राप्त है। ठीक, अब दूसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती, कि भैया मान्यता तो आपने राज्य से ले ली है लेकिन आर्थिक सहायता आपको प्राप्त नहीं है। ठीक, तीसरा, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। ठीक, ये 3 प्रकार के संस्थान हो गए। पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में जो मैंने बताया, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले, राज्य से मान्यता लेने वाले लेकिन आर्थिक सहायता नहीं लेने वाले। ठीक, ये जो संस्थान है इनमें राज्य के अनुसार शिक्षण स्टाफ होगा, पाठ्यक्रम राज्य के अनुसार होगा, शैक्षणिक जो मानक है, मतलब जो मानक होते हैं, शिक्षा के मानक होंगे वो राज्य द्वारा तय किए जाएंगे, अनुशासन राज्य के द्वारा चलवाया जाएगा, साफ सफाई की व्यवस्था जो होगी वो भी राज्य के द्वारा ही मैनेज की जाएगी। और जो तीसरे प्रकार के संस्थान हैं, प्रशासनिक मामलों में तो स्वतंत्र होंगे, कि भैया कि इसका प्रशासन हमारे द्वारा किया जाएगा, सब हमारी मर्जी से होगा, ठीक है, लेकिन जो सामान्य कानून है वो इन पर भी लागू होंगे, जैसे ठेका कानून है, श्रम कानून है, औद्योगिक कानून है, कर कानून है, आर्थिक विनिमय आदि जो पूरे कानून है, सामान्य कानून, वो तीसरी संस्था पर भी लागू होंगे, जो मैंने तीसरा प्रकार आपको संस्था का बताया है। बात करते हैं मशहूर केस की, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित सामान्य सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है, कि भैया ये रहे सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत ये है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने के अल्पसंख्यकों के जो अधिकार दिए जाते हैं, वो अधिकार ऐसे हैं कि भैया आप चाहें तो अपनी कोई गवर्निंग बॉडी चुन सकते हैं, जिसमें आपको संस्थापक होंगे जो उन पर आपको भरोसा हो कि भैया यह जो हमारा है संस्थान ये परफेक्ट चला सकता है। ठीक, दूसरा, आप इसमें जो शिक्षण कर्मचारी होंगे वो अपने मन के रख सकते हो। ठीक, और अपनी पसंद के विद्यार्थियों को आप इसमें प्रवेश दिलवाने का अधिकार भी रखते हो, कि भैया आप इनको प्रवेश इसमें दें। ठीक, बात करते हैं दूसरे की, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं
वो केवल बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित करने के लिए हैं कि भैया आप दोनों को समान दिखाया जाए, समान बनाया जाए, और ना कि इसीलिए कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले अधिक लाभ की स्थिति में रख दिया जाए कि भैया जो अल्पसंख्यक हैं उनको बहुसंख्यकों से भी अधिक लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं हुआ। ठीक, तीसरे की बात करते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का जो अधिकार है ये संपूर्ण या अबाध नहीं है। समझे आप इसका मतलब कि भैया आपको जो अधिकार दिए गए हैं कि आप शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हो, उनका प्रशासन चला सकते हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मन से सब कुछ करने लगो कि भैया जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा। तो ऐसा नहीं कि आप कभी सोचने लगो। एक वो पिक्चर है ना, उसमें डायलॉग है कि कभी कभी तो लगता है कि अपन भगवान है, तो इस टाइप का कुछ नहीं। आप पे सरकार चाहे या राज्य चाहे तो आप पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, नियम भी लगा सकता है। ठीक, बात करते हैं चौथे की। राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों योग्यताओं का पालन किए जाने की शर्त पर अनुदान रहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को शिक्षक की नियुक्ति युक्ति युक्त व्यय पद्धति के अनुसार करने की स्वतंत्रता होगी कि भैया आपने जो शिक्षक लाया है आप उसको मतलब एक नियम के अनुसार आपको उसको तनख्वाह देंगे कि भैया ऐसा नहीं कि वो हमारी कम्युनिटी का है या हमारे रिलीजन का है तो आप उसको अपने मन की तनख्वाह दिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, पांचवे की बात करते हैं। राज्य द्वारा सहायता के विस्तार से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की प्रकृति एवं चरित्र नहीं बदलता। राज्य की ओर से सहायता राशि के समुचित उपयोग की शर्त रखी जा सकती है। वो आप पर शर्त इम्पोज कर सकते हैं कि भैया आपको जो हमने राशि दी है उसका उपयोग आपको सही जगह पर करना है, ना कि अनाप शनाप जगह पर आप उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो आज का वीडियो को हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।